So today's topic is refraction at spherical surface. Now what is this spherical surface? Spherical surface are a part of sphere of a transparent sphere. Transparent sphere का ये एक पार्ट होता है spherical refracting surface. ये सपोज करिए स्फीयर है, तो इस स्फीयर का हाफ पार्ट ये हम ये एक ले लेंगे, तो ये जो स्फेरिकल है दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेसेस. ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस. ठीक है. कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन द कॉन्वेक्स पोर्शन, the convex part is towards the rarer medium, then it is called as convex spherical surface. Convex means bulging. ठीक है. अगर उभरा हुआ पोर्शन अगर रेयर मीडियम की तरह है, फेस है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और यदि जो कॉन्केव पोर्शन है, देखिए अब ये जो हाफ पोर्शन है ये कॉन्केव पोर्शन है, यदि हम कॉन्केव पोर्शन को लेंगे, ये हम कॉन्केव पोर्शन को अगर हम टुवर्ड्स द हम रेयर मीडियम लेंगे, तो ये कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और यदि हम इसको ना लेकर अगर हम बल्जिंग को ले रहे हैं टुवर्ड्स द मीडियम, सो दिस इज योर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अब इस कॉन्केव या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में जो टर्म हम यूज करेंगे, ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी and principal axis. Let me revise in very brief. Center of curvature of any spherical surface, say this is the spherical surface, and if I say that C is the center of curvature, it means that this point C is the center of the sphere of which this surface is a part. ये स्फीयर है. ठीक है. स्फीयर से, इस पूरे ट्रांसपेरेंट स्फीयर से हमने ये कट कर दिया, ये हमको क्या मिल गया? हमको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमको मिल गया. ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमको मिल गया. तो इस जो स्फेरिकल स्फीयर था उसका जो सेंटर है वही इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सी. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस स्फीयर, दैट वी टेक टू पॉइंट एक्स एंड वाई and we join this is called your aperture of convex spherical surface. Now half of the aperture, अगर ये xy है, इसके हाफ जो करेंगे that is your p, which is called as pole of the refracting surface. Now this pole, you can see that here there is a distance between this P and the center of this XY sphere. So since we consider a thin sphere लेते हैं, thin refracting surface, तो ये P जो है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कोइंसाइड करता है. इसलिए इन जनरल हम पोल को, सेंटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ही हम पोल लेते हैं. That P is here, and it is the half of the aperture of the refracting surface. This is called as P. Now the line joining the C, that is center of curvature, and P, and extended towards both sides give you
the principal axis. This is called as the principal axis. ठीक है. And one more remains is your radius of curvature. अब radius of curvature क्या है? इस C से इस किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है. तो इस स्फीयर का जो रेडियस था वही रेडियस हमारा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी रेडियस होगा और उस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सो द टर्म यूज्ड आर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए पोल कॉमन है ये टर्म. पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. Center of curvature is denoted by C, pole is denoted by capital P, principal axis you can write as PA, and radius of curvature it is denoted by capital R. There are some sign convention which is to be followed. Basically, when we go for the sign convention, 3 points is to be remembered. First sign convention is that all the distances should be measured from the पोल. चाहे वो हम इमेज का डिस्टेंस मेजर करें, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है, तो वो हमेशा हमको पोल से ही मेजर करना होगा. इफ द measurement or you can say the distance is in the direction of incident light, is in the direction of incident light, it is taken as positive. All distance when we measure from the pole and go in the direction of the incident light, then that distance we will always take as positive. And vice versa means if the measured distance or measurement or the distance is against the direction of the incident light. Against the direction means, say this is the direction of the incident light and we are pole is here and we are measuring from pole and going in the opposite direction of the incident light, then whatever distance we have measured that must be negative. And if we have measured from pole, say this is again pole and the distance we have measured is this is in the direction of the incident light, so this will be taken as positive. Second sign convention, second point about the sign convention is that the length of image and object, that is the height. Length of the image or object means the height of image or object if it is measured above the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हम मेजर कर रहे हैं, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से शुरू कर रहे हैं और पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसका हाइट हम इमेज का चाहे ऑब्जेक्ट का हाइट हम पॉजिटिव लेंगे. यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस से हम नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं यानी बिलो जा रहे हैं, तब इमेज या ऑब्जेक्ट का हाइट या लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे. ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. Second is if the measurement or the distance is in the direction of the incident light, it is taken as negative and positive, or else we will take it as negative. And this is the third case. So these are the
sign convention we take. Now, in the refraction of the spherical surfaces, for the derivation purpose, we take some assumptions. So, what are those assumptions? Now, assumption number one is that all the object is taken as point object. रिफ्रैक्टिंग सरफेस के डेरिवेशन में जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे. Now the second assumption is the aperture of the refracting surface is small. जो aperture होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है. सो aperture third one, the angle of incidence and angle of refraction are also small. Angle of incidence, that is angle of I, and angle of refraction are small. बहुत ज्यादा नहीं है. अब जब एंगल आई और आर स्मॉल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइन आई, और ये हम ले लेंगे साइन आर. तब साइन आई विल बी इक्विवेलेंट टू आई व्हेन आई इज स्मॉल, एंड साइन आर विल बी इक्वल टू आर व्हेन आर इज स्मॉल. नाउ लेट अस सी हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस at the refracting spherical surface. Since the refracting spherical surface may be a concave or convex, we will first of all derive from the convex refracting surface. So this is, again I am redrawing the convex refracting surface. So here this is the center, you can assume. So this will be your C, this will be your P, okay, and this is your principal axis, that is PA. Here the medium is air with refractive index mu1. Here it is glass, we have taken with refractive index mu2, right? Now here we will assume an object, but according to the assumption it should be a point object. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके अगर एज्यूम करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से दो रे चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम ऑफ 2 रेज आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एक रे इससे नॉर्मल जाएगा रिफ्रैक्टिव सरफेस के, नॉर्मल जब ये इंसिडेंट करेगा तो एज इट इज ये इस तरह से ये रिफ्रैक्ट होता चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रे कभी डेविएट नहीं होता है अपने पाथ से. तो यहां से एक जो रे चला नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये एज इट इज गया, और दूसरा एक हम ये एंगल ले लिए, दैट एंगल इज से अल्फा डिग्री पे ये इसको लिए, ये इस पॉइंट को कट कर रहा है. तो जहां पे ये इंसिडेंट कर रहा है वहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल. ठीक है, ये नॉर्मल हमारा कहां से पास करेगा, ये सी से हम पास कराएंगे नॉर्मल को. ये हो गया हमारा नॉर्मल n1. ठीक है, अब ये नॉर्मल के बाद ये लाइट का ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये है, लेकिन ये सिंस डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये लाइट हमारा बेंड हो गया, और बेंड होकर यहां पर ये इस रे को, जो नॉर्मल जो यहां से पहला जो रे है
यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा I, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया हमारा से ऑब्जेक्ट O, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं से इट इज E। ठीक है, अब ये A है, तो ये नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट वी टेक इट इज I, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, दैट इज योर R। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल जो है C से नॉर्मल जो बना रहा है, लेट इट बी ए गामा, एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे मैक्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, लेट इट बी एज P। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए एंगल AOP ले लीजिए, AOP इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, और ये एंगल मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल NAO, एंगल NAO इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I, then angle AC, then angle IAC, एंगल I, देखिए यहां पे I है, ये A है, ये C है, तो ये एंगल हमारा बन रहा है। दिस इज योर IAC, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बीटा एंगल को कैसे देंगे, लेट इट बी PIA, तो एंगल PIA इज इक्वल टू एंगल बीटा, ये सपोज किए हैं, लेट इसको सपोज कर लिए हम, और ये कर लिए हम PCA, so एंगल PCA इज गामा, ये भी हमने सपोज कर लिया, और इसको भी हमने सपोज कर लिया AOP को। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है। हमारे पास बेसिकली दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है ACI जो कि इस तरह से है। अब इसको हम बड़ा करके बना रहे हैं, यहां पे देखिए ये A, ये C और ये I, यहां पे हमने एंगल दिया है बीटा, ये एंगल है हमारा रिफ्लेक्शन R, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये हो गया हमारा गामा। तब इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACI, you know that from the geometry that exterior angle is the sum of two interior opposite angle, so gamma will be equal to angle R plus beta. So in triangle ACI, angle gamma is equal to angle R plus angle beta, from which we will get angle of refraction R is equal to angle gamma minus angle beta। आप एंगल साइन भी दे सकते हैं या बिना साइन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एंगल है, ये हम लोग ने फिगर में दिखा दिया है। एंगल गामा इज इक्वल टू गामा R प्लस बीटा, सो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, लेट इट बी इक्वेशन 1। Now from the second triangle, which triangle we will take? We will take triangle OAC. OAC is like this. I am drawing again separate. This is O, this is A, this is C. Okay, this is we have taken as alpha, this is as gamma, and this is as angle of incidence. Now again applying exterior angle I from triangle OAC, exterior angle I is nothing but sum of interior opposite angle, that is alpha plus gamma. Let it be equation 2.
यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को अब हम इस तरह से भी लिखेंगे, μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin R। अगर आप इसको रेशियो लेके देखेंगे तो sin I बाई sin R जो होगा, sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये स्नेल्स लॉ है, तो उसी को हमने एक्सपांड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको रिमेंबर करने के लिए, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, ग्लास में हो रहा है, यानी कि μ2, सो μ2 वी हैव टेकन। और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां हो रहा है, एयर में हो रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1। अब एजम्पशन हमने क्या लगाया था, ये अप्लाइंग स्नेल्स लॉ के द्वारा हो गया, दैट इज इक्वेशन थर्ड। So according to our assumption that angle of incident and angle of refraction are smaller angle, ये हम assumption में हमने लिया था। तो जब ये स्मॉल होंगे तो sin I will be equal to I, sin I will be equal to I and sin R will be equal to R. Why? As angle I and angle R are small according to assumption। ठीक है, तो I is equal to, now what is I? I is equal to alpha plus gamma, so replace from the second equation, put the value of second equation in this, so μ1 is equal to your alpha plus gamma and R is equal to gamma minus beta, so μ2 times of gamma minus beta, let it be equation 4। If angles are small, then all the angles we have taken, that is alpha, beta and gamma। So from your figure, what is alpha? You can see that alpha angle क्या है, अल्फा एंगल इज द, अब यहां से ए से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस परपेंडिकुलर इज से एम और ये हमारा हो गया ओ, सो हमारा साइन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन, आप ओरिजिनल फिगर में भी इसको दिखा सकते हैं एम को, सो दैट शुड बिकम अपॉन 4। नाउ व्हाट विल बी बीटा, बीटा के लिए अब हम ये ले लेंगे, यही ए एम हमारा यहां पे आ गया, दैट इज इक्वल टू एम आई अपॉन ए एम, सो एंगल बीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम आई, एंड व्हाट विल बी गामा, गामा विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, सो ए एम अपॉन एम सी। अल्फा, अब देखिए यहां पे μ1, अब 4 में हम अल्फा और गामा का वैल्यू यहां से रखेंगे, अल्फा और गामा, तो हम क्या ऐड करेंगे, सो फ्रॉम अबव दिस वी गेट μ1 अल्फा इज ए एम अपॉन ओ एम प्लस गामा ए एम अपॉन एम सी, एंड μ2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू μ2 गामा ए एम अपॉन एम सी माइनस बीटा इज ए एम अपॉन एम आई। Now you can see AM is common, so you can take common and cancel both the sides. You will get μ1 will be equal to 1 upon OM plus 1 upon MC. μ1 into this will be equal to μ2 1 upon MC
minus 1 upon mi. Now in the figure I'm just redrawing. This was your figure. We have taken P on the here, and here we have taken the perpendicular drawn from A. ये हमारा अल्फा था, ये हमारा C है, ये हो गया हमारा M, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये AM परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए ये जो PM है ना, इस PM क्योंकि हम अपर्चर बहुत कम है, अपर्चर जब ये कम होगा, सपोज कि जब अपर्चर कम होगा तो उस हिसाब से इसमें से छोटा होता जाएगा। यहाँ पे अपर्चर हमने ये लिया है, जैसे जैसे अपर्चर को कम करेंगे दिस पॉइंट M will be shifting towards the P, so we can take अब ये जो OM जो डिस्टेंस था that is equal to OP, so OM is equivalent to OP. Again MC is also ये MC, अब यहाँ पे MC डिस्टेंस ये बढ़ेगा क्योंकि ये इधर P की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, that will be equal to PC। और क्या है हमारा MI, और यहाँ पे हमारा C था, और इसका जो इमेज जो बना था हमारा ये हमारा I था, तो MI, अब MI भी ये डिस्टेंस था, लेकिन ये M कहाँ शिफ्ट हुआ, P की तरफ शिफ्ट हुआ, तो हमारा ये भी MI will be equal to PI, so MI is equivalent to P। यहाँ पर हम लोग ये सारे का वैल्यू फिर से हम OM की जगह क्या रखेंगे, OP, तो μ1 is equal to 1 upon OP plus 1 upon MC is equal to PC, and μ2 MC is again your PC, 1 upon PC minus MI is upon PI. Let it be equation 5। अब जरा देखिए चित्र में जो OP है, OP डिस्टेंस ये हमारा P हो गया, और ये हमारा O था, और यहाँ पे O क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ये O और P जो डिस्टेंस होगा, ये क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और लाइट किधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, दैट इज टेकन एज नेगेटिव, सो दिस OP will be, this OP is nothing but minus U, okay। now what is PC, अब PC क्या था, यहाँ पे P है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ से हमारा लाइट गया, ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ हुआ C पे, तो ये हमारा C था, तो PC क्या हो जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वी विल मेजर फ्रॉम द पोल एंड गो टुवर्ड्स द C, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और लाइट का डायरेक्शन भी हमारा यही है, तो R हम क्या ले लेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव R, PC will be equal to positive R, and PI, again PI, अब PI कहाँ था, दिस इज नॉर्मल, इसके बाद ये हमारा रिफ्लेक्ट हुआ था, तो ये हमारा यहाँ पे I था, तो ये हो गया हमारा PI, दिस इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज टेकन एज इमेज डिस्टेंस, I is for image, that is V, so it is taken as positive V, so refractive index 1 μ1 1 upon OP is nothing but minus U plus 1 upon PC is R, okay, and this is equal to μ2 1 upon PC is R minus 1 upon PI is V, ये हमारा रिड्यूस हो गया। अब यहां पे जो R है
1/r है, उस टर्म को हम एक साथ में लाएंगे। इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, μ1/r माइनस μ1/u, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v बाय ट्रांसपोजिंग माइनस μ1/v और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस μ2, so not v, that is u upon v is equal to, ये r यहाँ पे है, इधर आ जाएगा ये, so μ2 माइनस μ1/r. This is the equation for convex refracting surface when the image formation we take as a real. अगर हम इमेज फॉर्मेशन को हम वर्चुअल इमेज लेके चलेंगे, रियल इमेज नहीं, दैट इज वर्चुअल इमेज लेके चलेंगे, तो भी हमारा इस डेरिवेशन के लास्ट में दोनों का इक्वेशन हमारा सेम आएगा। वेदर द इमेज इज फॉर्मिंग रियल और वर्चुअल, द फॉर्मूला फॉर द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल बी सेम इन बोथ द केसेस। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला इज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये इक्वेशन होगा, चाहे वो रियल इमेज बने चाहे वो वर्चुअल इमेज बने। आप देखिए, ये रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में आपका यही इक्वेशन हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, यहां पे μ1 के जगह μ2 हो जाएगा अपन u, प्लस μ2 के स्थान पर μ1 हो जाएगा अपन v, और यहां पर क्या हो जाएगा, μ2 के स्थान पर μ1 और μ1 के स्थान पर μ2. When you will derive, you will get this equation for convex surface when the light is traveling from denser to rarer medium. दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए। अगर ये डिराइव कर लिए तो इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए, जस्ट μ1 और μ2 एक का पोजीशन रिप्लेस हो जाता है। And this is all for today's class. In the next class we will meet again.